नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा था कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। और सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, वो पुर्तगाली कंपनी होती है। फिर उसके बाद जो यूरोपीय भारत आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्कवासी, फिर फ्रांसीसी। चूँकि भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी सन 1498 में, परंतु वास्को डी गामा के पहले भी यूरोपीय भारत आते थे। चूँकि वे थल मार्ग से आते थे, तो इसलिए उन्हें भारत का खोज करने का उपाधि नहीं मिला, परंतु वास्को डी गामा को मिला, क्योंकि उसने जल मार्ग से भारत की खोज की, यानी जल मार्ग से भारत वह पहुंचा। इसीलिए उसे हम अ, भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कहते हैं। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और उसके पहले पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है। और ये जो क्रम है, पुर्तगाली पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्कवासी, फिर फ्रांसीसी। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में सबसे अंत में आई। तो 4 ऑप्शन में दिया है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनमार्कवासी, फ्रांसीसी। तो हमें ज्ञात है, तो हमने फ्रांसीसी लगा दिया कि जो सबसे अंत में आए थे। सबसे पहले प्रथम बार जो है पुर्तगाली भारत में प्रवेश किए थे। तो अब ये जो भी यूरोपीय शक्तियाँ हैं, वो भारत में आ तो गईं और व्यापार करना भी शुरू कर दिया, परंतु इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती थी। तो इन इस जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें अंग्रेज जो है वो सबसे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे। तो अंग्रेज जो थे, उन्होंने भारत पर अपने शासन की स्थापना और विस्तार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले भारत में बंगाल बंगाल को कब्जा किया, बंगाल पर विजय प्राप्त की। तो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला पराजित, मीर जाफर नवाब बना। तो यहाँ पे क्या है, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, और जो पिट्ठू नवाब बना वो था मीर जाफर। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसके बाद एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति भारतीय शासकों के सामने आई, क्योंकि यहाँ पर 3 संयुक्त शक्तियों से अंग्रेज अकेले लड़ रहे थे। जैसे यहाँ पे अवध के जो नवाब थे, मीर कासिम, और दिल्ली के जो शासक थे, वो तीनों आपस में संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। परंतु अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियारों के बल पर, अपने आधुनिक युद्ध पद्धति के बल पर इस संयुक्त मोर्चे को हरा दिया, और क्या हुआ, वे विजयी हुए। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और जहाँ पर इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्हें विजय प्राप्त हुई, और धीरे धीरे वे भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। इसी के साथ बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की। राजस्व वसूली का कार्य वे स्वयं करते थे, परंतु निजामत का कार्य, देख रेख का कार्य नवाब को दे दिया गया। फिर उन्होंने अपना अपना जो शक्ति थी, जीतने की शक्ति, कि हम आगे कौन से राज्य को जीतेंगे, तो उन्होंने मैसूर की तरफ अपना मुख किया उधर। उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली शासन करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने कई युद्ध लड़े, और अंत में टीपू सुल्तान को 1799 में हरा कर, उसकी हत्या करके, उन्होंने मैसूर पर विजय प्राप्त की। जैसे तैसे वर्ष बीतते गए, और अंग्रेज जो है भारत पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाते गए। तो आया समय 1857 का। उस समय भारतीयों के मन में एक बहुत ही बड़ा असंतोष पैदा हो गया था, और वे विद्रोह करने की स्थिति में थे, और उन्होंने विद्रोह भी किया। परंतु ये विद्रोह, सैनिक विद्रोह इसको मुख्यतः कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे नामक सिपाही ने अ, एक अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। जिसके बाद धीरे धीरे
ये विद्रोह फैलता गया और भारत के अन्य भागों में भी, मुख्यतः उत्तर भारत के इलाकों में ये फैलता गया। बिहार, अवध और अन्य भाग, दिल्ली, ये सभी भाग जो है इस 1857 के विद्रोह से प्रभावित हुए। सन 1858 ईस्वी में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो उसी के शासन के वजह से भारतीयों के मन में असंतोष पैदा हुआ। तो वहाँ से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अपने हाथों में शासन ले लिया और 1858 से ब्रिटिश सम्राट भारत पर शासन करने लगा। उसके बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो रिटायर्ड हो चुके थे, की गई। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था उसे जानने का प्रयास किया। जो भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था उसे जानने का प्रयास किया। 1885 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन होते रहे। और यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं जो उस समय बहुत ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं इसमें। और फिर उसके बाद आया समय सन 1905 का, जहाँ पे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो है बहुत ही प्रबल हो चुकी थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और इसके फलस्वरूप जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के समय ही बंगाल में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। फिर मुस्लिम लीग का गठन सन 1906 में होता है, सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में। और यहाँ से ये लोग अंग्रेज़ों से अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करने के लिए जाते हैं, जिसका परिणाम 1909 में दिखता है। फिर उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, और इस विभाजन को हम सूरत का विभाजन कहते हैं। सन 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ, दो भागों में हुआ, जिसमें गरम दल उग्रवादी गरमपंथी संगठन था। इन्होंने इसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा जो नरम दल का दल था, इस नरम दल में दादा भाई नेहरूजी, दिनेश वाचा जैसे प्रमुख नेता थे। तो शुरू में जो उदारवादी चरण चला, तो यहाँ पर उदारवादी चरण में ये लोग प्रार्थना, अंग्रेज़ों से प्रार्थना, दया याचना, इस सब के माध्यम से काम चला लेते थे। परंतु जो गरम दल आया शासन में, कांग्रेस में जब गरम दल का प्रभुत्व आया तो इन लोगों ने अपनी बात को जोरदार तरीके से कहना शुरू किया। 1916 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए और उसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता इसे हम कहते हैं। 1960 में यहाँ विभाजन होता है गरम दल और नरम दल का, परंतु 1916 लखनऊ समझौते के द्वारा ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, नरम दल और गरम दल। फिर कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है। फिर समय बीतता है और होम रूल लीग आंदोलन को चलाया जाता है दो प्रमुख नेताओं के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में इसकी स्थापना की जाती है और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में इसको चलाया जाता है। फिर ये होम रूल लीग के बाद गांधी 1915 में, महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं और 1916 तक वे भारत दौरा करते हैं। फिर 1917 में वो चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, फिर 1918 में ही खेड़ा में वे आंदोलन करते हैं और धीरे धीरे
वे अपने आंदोलन को विस्तार देते जाते हैं और नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों में असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, इस तरह के तकनीक शामिल होते हैं। फिर 1919 का टाइम आता है, उस समय रोलेट एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा कानून पास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भारतीय नेताओं को और भारतीय लोगों को बिना प्रमाण के कार्रवाई कर सकते हैं और उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। तो इसके खिलाफ सन 1919 में भारी विरोध जताया जाता है भारतीयों द्वारा। तो सन 1919 में ही जब सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इनका जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके खिलाफ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और बाकी लोग इसमें अपना बातचीत करते हैं, जनसभा चलाते हैं। तभी जनरल डायर द्वारा इसमें गोलियां चलवा दी जाती हैं और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेज जो है इसके बाद हंटर समिति को इसकी जांच सौंप देते हैं। फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। उसके बाद समय आता है 1920 से 22 का, तब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। तो ये असहयोग आंदोलन लगभग चलने वाला था जब तक कि अंग्रेजों द्वारा भारत को न छोड़ा जाए, मतलब अंग्रेज बाहर चले जाएं भारत छोड़कर। परंतु क्या होता है, बीच में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिसमें आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस को थाने में जला दिया जाता है, जिसमें 20 से 22 पुलिसकर्मी थाने में मारे जाते हैं। इसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 1927 का टाइम पीरियड आता है, इसमें साइमन कमीशन को नियुक्त किया जाता है और भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। तो यहाँ पे विरोध करते समय लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, क्योंकि लाठी चार्ज के दौरान इन पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दांडी मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा किया जाता है और नमक कानून जो है तोड़ा जाता है, उल्लंघन किया जाता है उसका। फिर 3 गोल में सम्मेलन किए जाते हैं 1930, 1931 और 1932 में। इन गोल में सम्मेलन के द्वारा अंग्रेज जो है भारत में निर्वाचन प्रणाली और जो आंतरिक सुधार है इसके बारे में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करते हैं। तो अंग्रेज जो है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। इस सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो अछूत हैं, जो दलित वर्ग हैं, वे हिंदू वर्ग से अलग हो जाते हैं, इनको अलग से आरक्षण दिया जाता है, अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो गांधी जी इसके विरोध में आते हैं और जिसके बाद जो है पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। इस समझौते के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन चलते हैं और राष्ट्रवादी आंदोलन ये पहले से भी चलते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन के बाद से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि राजनेताओं द्वारा चलाए जाते हैं। ये जो क्रांतिकारी होते हैं ये अब जो है अलग अलग तरीके से अंग्रेज जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनकी हत्या करते हैं। इसके पश्चात गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि अब तो अंग्रेज़ों को भारत से भगाना ही होगा, और चूँकि अंग्रेज छोटे मोटे सुधार करके भारतीय नेताओं को एक वो करते थे कि मतलब हम सुधार कर ही रहे हैं और सुधार कर रहे हैं, ये आपके भलाई के लिए है, ताकि भारतीय नेता जो है वो निश्चिंत हो जाएं कि अंग्रेज जो है हमारे भलाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं। फिर अंग्रेज़ों द्वारा ये संकेत दे दिया जाता है कि भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो भारत में संविधान निर्माण हेतु सन 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन
को ये निर्धारित करना होता है कि भारत का संविधान कैसा होगा। फिर उसके बाद सन 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती है। फिर उसके बाद जो है 1947 में अंतिम रूप से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947 में। और ये 1947 के समय का ये नक्शा है, ये मैप। इस मैप में यहाँ पाकिस्तान ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये है पश्चिमी पाकिस्तान, और ये तीन तीन जो है तीन ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपना निर्णय स्वयं लेना था। यहाँ कश्मीर, हैदराबाद और यहाँ जूनागढ़। तो इसके अलावा ये पश्चिमी पाकिस्तान है, जो इस साइड में है, पश्चिम साइड में। और यहाँ पे भारत का ये जो मैप है अब तो चेंज हो चुका है। कश्मीर भारत का पार्ट है, हैदराबाद भी भारत का पार्ट है, जूनागढ़ भी है, और पूर्वी पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन ही चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक भारत के इतिहास की रूपरेखा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है जो मोटी मोटा चीज़ें हैं, परंतु इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये एक रूपरेखा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए और हम उसका उत्तर दे सकें। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।